हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूं। हाँ जी, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं मैं आपके साथ थोड़ी बातें कर लूं। हाँ सर, पहली क्लास है, थोड़ी थोड़ी मुलाकातें यानी कि बातें हो जानी चाहिए। ओके, देखिए सर, मेरी पहली बात यह है कि जो मैं नोटिंग करूंगा आपको पढ़ाते समय वो आपको नोटिंग करना है, लेकिन कैसे करना है, वो आप कैसे नोटिंग करोगे, ये पहली बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सुनिए सर, देखिए ये आपके पास नोट्स होंगे इस वक्त, जो मेरे पास दिखाई दे रहे हैं वो आपके पास भी दिखाई दे रहे होंगे, आपके पास होंगे इनफैक्ट, या तो बुक फॉर्म में होंगे या नोट्स फॉर्म में होंगे। तो जैसे अगर मैंने यहां कोई अंडरलाइन किया है और यहां लिखा है, मान लीजिए पेक्यूनरी बर्डन को मैंने लिखा है फाइनेंशियल बर्डन, तो ये आपको भी यहीं पे नोट डाउन करना है, इसी नोट्स के ऊपर। यानी कि जो मैं नोट्स के ऊपर नोट डाउन करूंगा वो आपको भी नोट्स के ऊपर ही नोट डाउन करना है। क्लियर हो गया पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैंने टैक्स को अंडरलाइन किया तो आपको भी टैक्स को अंडरलाइन करना है। ओके सर, ये बात तो हमें क्लियर हो गई है। दूसरी बात, इसके अलावा मैं एक ब्लैंक पेज यूज करूंगा, कुछ भी नोट डाउन करने के लिए एक ब्लैंक पेज यूज करूंगा, और आपने यूज करना है इसके लिए एक फ्रेश रजिस्टर। याद करो वो बचपन की बातें, याद करो वो बचपन की बातें जब आप ब्लैंक पेज यानी कि फ्रेश रजिस्टर यूज किया करते थे नई क्लास में। वाह सर, वो तो बड़ी मजेदार क्लास हुआ करती थी। नया नया रजिस्टर, सबसे पहले अपना नाम लिखना, उसके ऊपर अपने भगवान जी का नाम लिखना, फिर पहले पेज से क्लास 1 शुरू करना। बिल्कुल वैसे ही करना है, ज्यादा प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना हम तो अब प्रोफेशनल कोर्स करने लग गए, अब क्या हम बच्चों की तरह पढ़ेंगे। पढ़ाई हमेशा बच्चों की तरह ही करनी चाहिए, सही रहता है, मानो मेरी बात। तो प्लीज आपने क्या करना है, एक फ्रेश रजिस्टर यूज करना है, ठीक है। उसका पहला पेज मेरे साथ आपने यूज करना है। तो जो मैं ब्लैंक पेज पे लिखूंगा वो आपको रजिस्टर पे लिखना है। सर आप यहां क्या लिखोगे? सर मैं यहां पे लिखूंगा एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी डायग्राम्स। क्योंकि क्या होता है ना, नोट्स पे ना जगह ही नहीं है, वहां पे बहुत कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो मैं बड़ी बड़ी डायग्राम वहां कैसे बनाऊं? इसके लिए मुझे अलग से पेज यूज करना पड़ता है, और मैंने मेरे यहां पर ब्लैंक पेज यूज किया है। आपको वो रजिस्टर पे लिखना है, बस ये काम करना है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो नोटिंग कैसे करेंगे? जो मैं नोट्स के ऊपर लिखूंगा वो आप भी नोट्स के ऊपर लिखेंगे, जो मैं अंडरलाइन करूंगा वो आप भी अंडरलाइन करेंगे, जो मैं ब्लैंक पेज पे लिखूंगा वो आप भी अपने रजिस्टर के ऊपर लिखेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ पीपीटीज बनाई है। पीपीटी का मतलब है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। स्टूडेंट कहता जी ठीक है, ये क्या होती है? मैंने कहा यार ये पीपीटी होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है मैं आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारी मेहनत कर चुका हूं। यस सर, जब हम पीपीटी दिखाते हैं, जब हम पीपीटी बना के आपके लिए लेके आते हैं, इसका मतलब है हमने पहले से तैयारी कर रखी है आपको पढ़ाने के लिए, अच्छे वाली तैयारी। ऐसा थोड़ी है कि मैं आया, नोट्स पे जो लिखा है बस वही आपको रीड करवा दिया और पढ़ा दिया। नहीं भाई, हर लाइन के एनालिसिस, हर कंसेप्ट का एनालिसिस, डायग्राम मैंने पीपीटी में बना रखा है, पीपीटी में, और वो मैं आपको दिखाऊंगा, और वो भी आपको नोटिंग करनी है। कहां? उसी रजिस्टर के अंदर। तो आपको रजिस्टर के अंदर 2 चीजें नोटिंग करनी है। क्या? एक आपको जो मैं ब्लैंक पेज पे लिखूंगा वो नोटिंग करना है, और दूसरा जो मैं पीपीटी में दिखाऊंगा वो नोटिंग करना है। ठीक है सर। और जो मैं पीडीएफ यानी जो मेरे पास नोट्स है, मैं उसके ऊपर जो नोटिंग करूंगा वो आपको भी अपने नोट्स के ऊपर ही नोटिंग करनी है। यस सर, पहली बात क्लियर होगी सर, एब्सोल्युटली क्लियर। दूसरी बात सर, दूसरी बात ये है कि देखिए जब मैं नोटिंग करूंगा ना यहां पे, ये देखो यहां पे, तो मैं हाइलाइटर भी यूज करूंगा। जैसे मैंने टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरली पेमेंट, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर से, और मैंने येलो कलर से कर दिया टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, ये मैंने हाईलाइट कर दिया येलो हाइलाइटर से। तो सर आपको भी 2 हाइलाइटर रखने हैं। कौन कौन से? एक येलो और एक ग्रीन, और 3 पेन रखने हैं आपके पास, एक रेड पेन, एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन। ग्रीन पेन की जरूरत नहीं है। तो रेड पेन, ब्लू पेन और ब्लैक पेन आपको रखना है। 2 हाइलाइटर रखने। सर कितना कुछ रखवाओगे? एक नोट्स है, एक रजिस्टर रखवा दिया आपने, 3 पेन, 2 हाइलाइटर, कुछ रह गया क्या? हाँ, कैलकुलेटर। हालांकि कैलकुलेटर की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और हमें कैलकुलेटर से सॉल्व भी करने पड़ते हैं, मतलब कैलकुलेटर की नीड भी पड़ती है, इसलिए कैलकुलेटर भी साथ में रखना।
तो यस सर, ये चीजें आपको साथ में रखनी पड़ेगी। सर 3-3 पेन, एक पेन बहुत है, फिर मतलब देखो अभी ज्यादा प्रोफेशनल बनने की कोशिश मत करो, अभी बने नहीं हो, राइट। अभी ना बच्चों की तरह पढ़ लो, फायदे में रहोगे। सच कह रहा हूं, जिंदगी ना बेरंग हो रही है, रंग भरो इसके अंदर। कैसे? ग्रीन से, येलो से, ब्लू से, रेड से, ब्लैक से, रंगीन जिंदगी हो जाएगी। यस सर। तो बेटा सब्जेक्ट को ना इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। पढ़ाई में किसका मन लगा आज तक है? पढ़ाई में किसका मन लगा? किसी का नहीं लगता, लगाना पड़ता है। इसलिए हम डिफरेंट तरीके ढूंढते हैं। तो मैंने ढूंढा है आपको बहुत सारे कलर्स यूज करवा के मैं आपका पढ़ाई में मन लगवा दूंगा। ओके, ऑफ कोर्स आपको सब समझ में आने वाला है और इंटरेस्ट अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से हम पढ़ेंगे। हाँ जी, तो ठीक है सर, 2 बातें क्लियर होगी आपकी। अब तीसरी बात बताओ। 3 बातें हैं बस, 2 मैंने बता दी, तीसरी रह गई है। कौन सी? एक मैंने आपको बता दिया है कि नोटिंग कैसे करेंगे, दूसरा मैंने आपको पेन कौन कौन से कलर्स के यूज करने हैं, कौन कौन से हाइलाइटर यूज करने हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा 0 लेवल से। मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपको इससे पहले कुछ भी नहीं आता। स्टूडेंट कहता है इसमें अज्यूम करने वाली क्या बात है, ये तो बिल्कुल सच है, हमें इससे पहले कुछ भी नहीं आता। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी भी, मैं भी मानता हूं। तो मैं भी आपको 0 लेवल से अज्यूम करूंगा। लेकिन सर देखिए मैं बिल्कुल 0 लेवल से अज्यूम करूंगा, डिटेल स्टडी करूंगा, इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, फुल्ली नॉलेजेबल एज वेल एज मार्क्स ओरिएंटेड, दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, पहली क्लास में मैं आपको 0 लेवल पे पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे कोई हक से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बताओ इसका क्या आंसर आना चाहिए, आपको तो पता ही होना चाहिए, नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हिसाब से क्या, तुम्हारा क्या आइडिया है, ये जरूर बोल दूंगा पहली क्लास में। लेकिन जब मैं सेकंड क्लास में पहुंचूंगा ना, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपको पहली क्लास का थोड़ा बहुत आता है, मतलब पहली क्लास वाला आपको आता है, पहली क्लास वाला। तो मैं ये अज्यूम जरूर करूंगा कि आपको पहली क्लास वाला आता है, प्लीज ये मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि पहली क्लास तो मैं 0 लेवल से शुरू कर दूंगा, लेकिन सेकंड क्लास में आपको पहली क्लास वाला आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, इनफैक्ट थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो यस सर, इस तरीके से हम स्टडी करेंगे। तो एक काम करते हैं, अब अपनी इंट्रोडक्टरी बातों को खत्म कर लेते हैं और शुरुआत कर देते हैं। हाँ, एक और बात, मेरा नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है यहां पे, ये वाला 9818406929, ये नंबर जो है ना, ये अमित कुमार क्लासेस का नंबर है। मेरा पर्सनल नंबर जो है वो आपको मिल गया होगा, जहां से भी आपने मेरी वीडियो खरीदी है वहां से आपको नंबर मिल गया होगा, और नहीं मिला तो आप लिख सकते हो 9891463160। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वी विल टॉक एंड डिस्कस अबाउट दैट, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया है कंप्लीट। तो सर चलिए अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना हमारा सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन। हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया सब्जेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन और उसकी पहली क्लास। सर देखिए, इंडिया में टैक्सेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन मैं पहले डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की बात क्यों करूं? मुझे सबसे पहले बात करनी चाहिए व्हाट इज टैक्स, आखिरकार टैक्स क्या है। फिर सोचेंगे उसमें से डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। भाई जब हमने डिस्कशन कर ही लिया कि हम लोग हमारी क्लासेस को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शुरू करेंगे, हम इन डेप्थ में स्टडी करेंगे और 0 लेवल से स्टडी करेंगे, तो फिर सीधा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात क्यों की जाए। चलिए पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, आखिरकार टैक्स का मतलब क्या है। तो आप भी लिखो मेरे साथ, व्हाट इज टैक्स, और लिखने के साथ साथ मुझे बताओ भी कि टैक्स का मतलब क्या है। हाँ, एक्सपर्ट आइडिया नहीं, आपका जनरल आइडिया क्या है टैक्स के बारे में, आपके हिसाब से टैक्स का क्या मतलब होता होगा, बस वो बता दो। देखो भाई, क्लास को पार्टिसिपेटिव बनाना है। पार्टिसिपेटिव बनाने का मतलब है कि आपको क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करना है, आपको जवाब देने हैं। स्टूडेंट कहता जी मैं तो अपने घर बैठा हूं, आप अपने घर बैठे हो, मैं आपको जवाब कैसे दूंगा, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। सर जैसे मन की आंखों से देखा जा सकता है, वैसे ही मन के कानों से सुना भी जा सकता है। आप जब बोलेंगे ना तो मैं मेरे मन के कानों से सुन लूंगा, आप चिंता मत करो, बस आप बोलो, आप क्या कहना चाह रहे हो आप जवाब दो, मैं मेरे मन के कानों से सुन लूंगा।
इसे कहते हैं पार्टिसिपेटिव। जरूरी नहीं कि हम आमने सामने बैठकर ही बात करें, वहां बैठे भी बात की जा सकती है। यस, ओके। तो सर टैक्स का मतलब क्या है? सर देखिए, बड़े सारे स्टूडेंट टैक्स का अलग अलग आंसर देते हैं। कोई कहता है टैक्स का मतलब है सरकार को की जाने वाली पेमेंट, कोई कहता है सरकार हमें सर्विसेज देती है, हम बदले में जो देते हैं उसे टैक्स कहते हैं। कोई कहता है टैक्स एक तरह से हमसे जबरदस्ती छीना जाता है, कोई कहता है टैक्स तो एक हफ्ता वसूली है। बट टैक्स के बड़े सारे मीनिंग है, बड़े सारी डेफिनेशन लोग टैक्स की देते हैं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, हर कोई टैक्स के बारे में टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों बताता है? भाई गवर्नमेंट को टैक्स मिलता भी तो है, तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है यह भी तो बताओ। सर देखिए, जनता टैक्स देती है, यानी कि टैक्स पेयर टैक्स देता है और सरकार टैक्स लेती है। तो भाई बात तो ये होनी चाहिए कि हम दोनों के बारे में बात करें कि सरकार के लिए इस टैक्स का मतलब क्या है और जनता या टैक्स पेयर यानी कि जो देने वाला है उसके लिए टैक्स का मीनिंग क्या है। तो चलिए सर, मैं टैक्स की स्टार्टिंग यहीं से करता हूं। मैं आपको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स क्या है वो भी बताऊंगा और टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स क्या है ये भी बताऊंगा। तो आइए मेरे साथ पढ़िए। तो सर इसके लिए हमें पीपीटी ओपन करनी पड़ेगी। मैंने पीपीटी बनाई हुई है, मैं आपको इसकी पीपीटी ओपन करता हूं और हम लोग पीपीटी से पढ़ेंगे कि टैक्स का मतलब क्या है। राइट, ये लो जी, पीपीटी ओपन हो गई है हमारी। व्हाट इज टैक्स? पहला क्वेश्चन सर, फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, टैक्स इज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए आमदनी है, टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की एक तरह से कमाई है। सर देखिए, सरकार कोई बिजनेस नहीं करती है, सरकार कोई व्यापार नहीं करती है जो पैसे कमाएगी। सरकार कौन है? जो देश चलाती है, जो हमारे बिहाफ पर देश रन करती है, हमारे लिए देश चलाती है। अब भाई देश चलाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और सरकार ये पैसा कहां से लेगी? बिजनेस तो करती नहीं है, तो सरकार ये पैसा अपने पब्लिक से लेगी। और सर भीख नहीं मांगेगी, हक से लेगी। पब्लिक, आप हमें टैक्स के नाम का पैसा दो, हम आपका देश चला के दिखाएंगे, हम आपको देश के लिए ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। सो टैक्स इज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। क्यों ले रही है सरकार पैसा? फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। सर देखिए, जो पैसा आप टैक्स के नाम का सरकार को दे रहे हैं ना, इस पैसे की बारिश वापस आपके ऊपर ही होनी है। बात को समझो, जो पैसा आप गवर्नमेंट को दे रहे हो ना टैक्स के नाम का, इस पैसे के एडवांटेजेस, इस पैसे के नाम की फैसिलिटीज आप ही को मिलने वाली है, आप ही को मिलने वाली है। सो टैक्स का पैसा देने में शर्माइए नहीं। अगर आपका टैक्स बनता है तो जरूर भरिए, लीगली जितना बनता है उतना भरिए, सो दैट देश की डेवलपमेंट हो। और भाई मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ओके, मैं अभी सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। आप बोलो सर आप तो टैक्स दिलवाने की बात कर रहे हो। हमने सोचा हम टैक्स सीखेंगे और टैक्स सीख के हम टैक्स बचाने के तरीके सोचेंगे। भाई मेरी बात सुनो, मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। सरकार कह रही है टैक्स दीजिए, ये पैसा हम आप ही को लौटाएंगे, लेकिन फैसिलिटीज के रूप में। आप हमें टैक्स देंगे, हम आपको डैम, रोड, ब्रिज, मेट्रो, फ्लाईओवर्स ये सब बना के देंगे। तो टैक्स का पैसा आपका आप ही तक पहुंचने वाला है। ओके जी, तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो टैक्स इज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक एंड फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आखिरकार टैक्स क्या है। सर कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। कंपल्सरी क्यों लिखा? पेमेंट टू द गवर्नमेंट तो मुझे समझ में आया, व्हाई आई राइट डाउन द वर्ड कंपल्सरी। सर देखिए, अगर आपका टैक्स देना बनता है तो आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मर्जी, मैं दूं मैं ना दूं। बट टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन, टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरली डोनेशन, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। भाई देखिए, आपको देना पड़ेगा। अगर आपका पैसा देना बनता है तो आपको देना पड़ेगा। देखो मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। सर देखिए, मुकेश अंबानी एक साल में 1400 करोड़ रुपए का टैक्स देता है। मान लीजिए मुकेश अंबानी एक साल में 1400 करोड़ रुपए का टैक्स देता है। अब मुकेश अंबानी सरकार को कहता है जी मैं टैक्स दे रहा हूं, बदले में आप क्या दोगे? सरकार ने कहा जी हम मेट्रो चलाएंगे। बोले मैं मेट्रो में चढ़ता ही नहीं। बोले अच्छा। सरकार ने कहा हम पब्लिक टॉयलेट बनाएंगे। बोला कैसी बातें कर रहे हो, मैं मुकेश अंबानी में पब्लिक टॉयलेट यूज करूंगा? बोले हाँ ये बात भी सही है। सरकार ने बोला यार हम प्लेन सर्विस देंगे, सहारा इंडिया, ये सब सर्विसेज देंगे। बोला मेरा प्राइवेट जेट है,
मैं क्यों इनकी सर्विसेज लूंगा? अब बताइए सर, क्या मुकेश अंबानी ये कहेगा कि जब आप मुझे बदले में 1400 करोड़ रुपए की सर्विसेज नहीं दे रहे तो मैं आपको 1400 करोड़ का टैक्स क्यों दूं? नहीं, उसे टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी आदमी अपनी कैलकुलेशन ऐसे ना करे कि उसने कितना टैक्स दिया, बदले में कितना मिला। बेटा तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल मिलेगा लेकिन फल की इच्छा मत कर। यह मत सोच मैंने इतने कर्म किए मुझे इतना ही फल मिले, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है, आपको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट उस पैसे को देश के लिए ही यूज करेगी, लेकिन कैसे यूज करेगी ये आप गवर्नमेंट पर ही छोड़ दें तो बेहतर है। इसलिए मैं बोलता हूं यहां वर्ड कंपलसरी बिल्कुल सही वर्ड है कि जो टैक्स की पेमेंट है दैट इज कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। यू कांट से कि मुझे बदले में क्या मिला मैं क्यों दूं, ऐसे शब्द आप यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। प्लीज टेल मी इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? यस। देखो सर, मैं ना कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ाता जाऊंगा और आपसे पूछता जाऊंगा कि क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है या नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैसेजेस करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको उसके रिप्लाईज दूंगा। इज इट क्लियर? फिर हम क्लियर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर टैक्स गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सर टैक्स गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट पब्लिक से लेती है और पब्लिक के लिए ही खर्च करती है, और टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपलसरी पेमेंट है जो उसे गवर्नमेंट को करनी होती है। अब सुनना, मैं जरा पीपीटी से बाहर आ रहा हूं और मैं आ रहा हूं अपने नोट्स के ऊपर। ये देखिए, व्हाट इज टैक्स। यहां पर ना सर 5 डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 3, डेफिनेशन नंबर 4, डेफिनेशन नंबर 5। ये टैक्स के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हो एक बार पढ़ना चाहो तो। ये मैंने ना सीए, सीएस, सीएम में सभी तरह के स्टडी मटेरियल से चुरा ली, मतलब कॉपी कर ली। वहां से अच्छी अच्छी चीजें थी, मैंने कॉपी कर ली। मैंने कहा भाई मैं सारी लिख दूंगा, स्टूडेंट सारी सुन लेगा, जो पसंद आएगी वो रिटेन कर लेगा, जो नहीं पसंद आएगी छोड़ देगा। मैं ये डेफिनेशन नहीं भी कराऊं तो भी चलेगा, लेकिन मैं करवा ही देता हूं। भाई टैक्स की बात कर ही रहे हैं तो टैक्स के बारे में ऑथर्स के क्या ओपिनियन बता देता हूं। टैक्स में बी डिफाइंड एज पेक्यूनरी बर्डन। पेक्यूनरी बर्डन का मतलब है फाइनेंशियल बर्डन, देने वाले की जेब पर फर्क पड़ता है, घर पर नहीं। मतलब ऐसा नहीं है वो बोलेगा यार एक काम करते हैं इस बार ना, टैक्स के पैसे तो है नहीं, कंबल दे आते हैं सरकार को ना रजाई दे देते हैं, सर 2 रजाई एक्स्ट्रा आप रख लो, टैक्स समझ लो टैक्स आ गया। नहीं भाई, इट्स ए पेक्यूनरी बर्डन। पेक्यूनरी बर्डन का मतलब होता है फाइनेंशियल बर्डन। पेक्यूनरी बर्डन का मतलब होता है फाइनेंशियल बर्डन, ओके, लेड अपॉन इंडिविजुअल या प्रॉपर्टी ओनर टू सपोर्ट टू गवर्नमेंट ए पेमेंट एग्जैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट ये पेमेंट आपसे ले रही है और फाइनेंशियली रूप में लेगी, कैश में लेगी, चेक में लेगी, डीडी में लेगी, काइंड में नहीं लेगी। दूसरा, ए टैक्स इज नॉट ए वॉलेंटरली पेमेंट और डोनेशन। ये कोई आपका दिया हुआ दान नहीं है, बट एन एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। करवा लेंगे तो उससे कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टेड छीन लेंगे, परमानेंट टू लेजिस्लेचर अथॉरिटी, लेजिस्लेचर को जाएगा। इन सिंपल वर्ड, अच्छा पहले वाले वर्ड मुश्किल थे, अब सिंपल सुन लो। टैक्स इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। ठीक है जी। टैक्स इज द प्राइस विच वी पे फॉर अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। टैक्स वो कीमत है जो हम एक सभ्य समाज के लिए चुकाते हैं। सर देखिए, आपको क्या लगता है, अगर कहीं लड़ाई हो तो पुलिस को बीच में आना चाहिए? हाँ सर। अगर कहीं गुंडागर्दी हो तो पुलिस को उन्हें रोकना चाहिए? बिल्कुल सर। तो टैक्स दो आप, हम पुलिस वाले पॉइंट करेंगे। हम भाई देखो ना, अगर टैक्स वो कीमत है जो आप दोगे एक सभ्य समाज के लिए, सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए। टैक्स इज मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेवी imposed upon a person by government in order to fund various public expenditure. Yes guys, I have done it. मैंने आपको टैक्स क्या होता है और टैक्स की कुछ डेफिनेशंस करवा दी है। ओके, तो टैक्स का मतलब खत्म हो गया। अभी कहां, आज की क्लास में टैक्स ही चलेगा। आज की क्लास में टैक्स से बाहर नहीं जा पाओगे आप। आपको क्या लगता है मैं टैक्स इतना सा बता के छोड़ दूंगा आपको? नहीं भाई, जब बात इन डेप्थ नॉलेज की हुई है तो आगे जाएगी बात, अब बात लंबी चलेगी। सुनो, टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स का क्या मतलब है? सर टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स इज अ
कंपल्सरी पेमेंट, अच्छा कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। अरे सर ने गवर्नमेंट के बीच में कितना स्पेस दे दिया ना। हाँ, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। नाउ माय क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट? देखिए इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब है इंडिया में दो गवर्नमेंट पैरेलल रन करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब अगर दिल्ली में बात करूं तो केजरीवाल जी, अगर आप यूपी के हैं तो योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप पंजाब के हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। जहां के भी आप, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं, वहां के जो हेड है, चीफ मिनिस्टर है या जो भी है वो, ठीक है। तो दो गवर्नमेंट पैरेलल रन करती है। अच्छा एक काम करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है यार। आप लोगों का मेरा नंबर तो आ गया, व्हाट्सएप नंबर। तो ना पूरे इंडिया में स्टूडेंट पढ़ते हैं, हमारे पूरे इंडिया के मतलब स्टूडेंट्स हैं। मेरे को बड़ा मजा आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ऐसे। तो आप जहां से भी बिलोंग करते हैं ना सर, एक मैसेज कर देना सर कि आई एम बिलोंग फ्रॉम दिस स्टेट एंड माई चीफ मिनिस्टर इज दिस। तो मुझे मेरी नॉलेज भी तो बढ़ जाएगी यार। मुझे सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थोड़ी याद है कौन कौन है। दिल्ली का याद है, यूपी का याद है, पंजाब का याद है, राजस्थान का बता दूंगा, अशोक गहलोत एक आधा, बस ऐसे ही कुछ बता पाऊंगा। तो आप अपने अपनी स्टेट के मुझे मैसेज करना। नंबर तो मेरा होगा आपके पास, पर्सनल वाला, पर्सनल नंबर है ना मेरा आपके पास, ठीक है। वैसे मैं एक बार और लिख देता हूं अगर नहीं है तो, 9891463160। सर ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है सर, नोट डाउन कर लिया आपका नंबर। और प्लीज मुझे मैसेज जरूर करना है। सब बच्चों के मैसेज आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। कहीं से भी वीडियो खरीदिया कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मैसेज जरूर करना। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। नालायक बच्चों बताते नहीं हो, थोड़ा सा मैंने पे लिखा है, पेमेंट लिखना पूरा। पेमेंट टू गवर्नमेंट, द क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट। तो सर इंडिया में दो गवर्नमेंट पैरेलल रन करती है, सेंट्रल स्टेट। सेंट्रल मतलब मोदी जी, स्टेट मतलब अरविंद केजरीवाल। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो सर देखिए पैसे की जरूरत किसको है? सर दोनों को है। पैसे की जरूरत तो मतलब मोदी जी को भी है, देश चलाने के लिए, सेंटर चलाने के लिए, और उनको स्टेट चलाने के लिए। तो बताइए सर टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा? अब पता स्टूडेंट क्या बोलता है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मैंने कैसे? सर बस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। मैंने कहा ठीक है, पर तुम्हें कैसे पता लगा? सर मेरे दिल से आवाज आई है। क्या आंसर होता है। एक बात हो सच में, रियल राइट आंसर, राइट मतलब दिल से दिया हुआ सच्चा आंसर। बच्चा सर मेरा मन कह रहा है सेंटर में जाएगा। तेरे मन की ऐसी की तैसी, तेरे मन की थोड़ी ना चलेगी यहाँ पे। तो सर बताना पड़ेगा आपको कि कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा। और अगर आप सेंटर बोलते हो तो आपको यह बताना पड़ेगा कि सेंटर, ये बात लिखी कहां हुई है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ और हमें डिस्कस करना है, तो हम बात करेंगे बताओ कहां लिखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बात कहां लिखी है। ओके, तो सर आप बता दो कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। देखो सर, देखिए इंडिया में सुप्रीम पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, सबसे बड़ी पावर। और इसे बनाया था B.R. अंबेडकर जी ने। और B.R. अंबेडकर जी ने जब बनाया था ना, उनको तभी पता था कि ये इंडिया जो है ये फेडरल सिस्टम है। यहाँ दो गवर्नमेंट पैरेलल है, सेंटर भी और स्टेट भी। और ये लोग पक्का लड़ेंगे पैसे के लिए, और वो भी टैक्स के पैसे के लिए। इसलिए जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया था ना, तभी उन्होंने लिख दिया था कि कौन सा पैसा कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शुरू से लिखी हुई है। अच्छा सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 7 शेड्यूल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक 7 शेड्यूल है, जिसमें 3 लिस्टें हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है सर, तो 3 लिस्टें हैं, एक यूनियन, एक स्टेट, एक कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। मेरी बात सुनो, यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर लिखा हुआ है, यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर लिखा है, इस मैटर के ऊपर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। मैं पहले आपको बता दूं, जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती, पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं। ठीक है, 2 लोग बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो यूनियन लिस्ट में मैटर है, उन मैटर के ऊपर जो लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगी। फिर पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ बनाने के बाद इसकी पावर ना डेलीगेट कर देती है, लेवी करने की, कलेक्शन करने की, उस लॉ के ऊपर टैक्स लगाने की, टैक्स कलेक्ट करने की, वो पावर ना डेलीगेट कर देती है, आगे ट्रांसफर कर देती है, और वो डेलीगेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को।
तो यूनियन लिस्ट में जो मैटर है उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, उसके ऊपर लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट ये पावर डेलीगेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस पर्पस के लिए? कि आप लगाओ, आप कलेक्ट करो, आप देखो क्या करना है, लेकिन लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती है, ये बात ध्यान रख लेना। लॉ कभी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती है, सिर्फ पावर को आगे डेलीगेट करती है, पावर को आगे डेलीगेट करती है पार्लियामेंट, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है उसके ऊपर। ओके, सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर। एक्सक्लूसिव पावर का मतलब है, बी आर अंबेडकर जी ने कहा, देखो भाई मोदी जी और केजरीवाल जी आप दोनों सुन लो कान खोल के, लड़ना नहीं है। जो मैटर यूनियन लिस्ट में होगा, केजरीवाल जी आप बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे उस मैटर पे। जो मोदी जी का मन करेगा मोदी जी वो करेंगे, आप चुप रहना। केजरीवाल जी ने कहा जी ऐसे कैसे, बोले नहीं आप चुप रहोगे, बस आप चुप रहोगे मतलब चुप रहोगे। मोदी जी आप देखो आपने क्या करना है, ये पावर आपको मिलेगी और एक्सक्लूसिवली आपको मिलेगी। हां, उन्होंने ये भी कहा कि जो मैटर स्टेट लिस्ट में होगा उसके ऊपर जो लॉ बनेगा वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, और फिर बनाने के बाद ये पावर डेलीगेट कर दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। और सुनो, जो बातें स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा लॉ, जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर आएगी, वहां मोदी जी देखो आप चुप रहोगे, अब आप कुछ नहीं बोलोगे। अब केजरीवाल जी को डिसाइड करने तो उन्होंने क्या करना है भाई। देखो इसका मतलब यूनियन लिस्ट में जो पावर है वो भी एक्सक्लूसिव पावर है, और जो स्टेट लिस्ट में पावर है वो भी एक्सक्लूसिव पावर है। स्टेट लिस्ट वाले जाने, सेंटर वाले जाने, और कोई बीच में नहीं आएगा। ठीक है जी, ये बात हो गई डन यहां तक। ठीक है, अब सुनो, यूनियन लिस्ट में पहली एंट्री लिखी गई, एंट्री नंबर 82। सर देखो इस एंट्री में क्या लिखा गया, एंट्री नंबर क्या होता है? सर एंट्री नंबर कुछ नहीं है, जैसे हम रजिस्टर में कोई चीज लिखते हैं, कोई एंट्री डाल देते हैं 1 नंबर 2 नंबर, वैसे डला हुआ है। एंट्री नंबर 82 है। अब इसमें मैटर लिखा हुआ है, मैटर लिखा हुआ है इनकम टैक्स। वैसे बताऊं इसका सही नाम क्या लिखा हुआ है? सही नाम लिखा हुआ है इसके अंदर टैक्स ऑन इनकम। और सर वो एक ही बात है, हाँ एक ही बात है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, ये है पूरा नाम। मैंने इनकम टैक्स लिखा है, एक ही बात है, लेकिन पूरा नाम ये है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना बहुत ध्यान से। टैक्स ऑन इनकम मतलब इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। सर अब मुझे एक बात बताओगे आप, ये वाला नाम एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट की, तो बताओ जो इनकम टैक्स होता है उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? बच्चा कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इधर थप्पड़ लगाऊं तेरे, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट बनाएगी लॉ। अभी बताया था लॉ पार्लियामेंट बनाती है। ओके सर, ओके, सॉरी। तो इनकम टैक्स जो है उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। लेकिन पावर किसके पास है टैक्स को लेवी करने की और टैक्स को कलेक्ट करने की? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओ, अब क्लियर हो गया सर, मोदी जी के पास जाता है टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स जो है वो मोदी जी के पास जाता है, फिर वो डिसाइड करते हैं क्या करना है उनको, उसका क्या करना है वो डिसाइड करते हैं। सर मेरी बात सुनो, जो इनकम टैक्स है, मैंने आपसे पूछा था टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरली पेमेंट टू द गवर्नमेंट। विच गवर्नमेंट? अब आप बोलोगे सर अगर आप इनकम टैक्स पूछ रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं बोलूंगा अच्छा तुम्हें कैसे पता सेंट्रल गवर्नमेंट? आप बोलो सर अरे एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट की, और इसके ऊपर लॉ पार्लियामेंट बनाएगी और पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बस ये मतलब है इसका। सर देखिए कभी कभी ना एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, आपको लगेगा आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, आज अगर मैं ध्यान ना भी दूं तो चलेगा। गलत सोच रहे हो आप। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, सर बताओ इनकम टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कौन सी एंट्री नंबर के थ्रू लगेगा? मतलब जो इनकम टैक्स है वो कौन सी एंट्री नंबर के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो आपको बताना पड़ेगा 82। वो ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सी लिस्ट में है, फर्स्ट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है। अच्छा, वो ये पूछ सकते हैं क्या इनकम टैक्स के ऊपर पावर सेंटर और स्टेट मिलकर लगाते हैं? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में है इसलिए इसके ऊपर लगाने की पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ओके सर, क्लियर हो गया। एक और छोटी सी बात, क्लियर तो होता ही रहेगा, आगे सुन लो। सर दूसरी बात यह है, सुनो, दूसरी बात यह है सर एग्रीकल्चर, ये क्या लिखा हुआ है अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम? सर एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है,
ओहो, तभी इनकम टैक्स में लिखा होता है एग्रीकल्चरल इनकम माफ होती है। अरे माफ क्या होती है, पावर ही नहीं है टैक्स लगाने की, औकात ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगा के दिखा दे। नहीं लगा सकती, एग्रीकल्चरल के इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती सरकार। मैं बता रहा हूं आपको, पावर नहीं है सरकार के पास। क्यों पावर नहीं है? ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंट्री आएगी, एंट्री नंबर 46 किसकी? स्टेट लिस्ट की। दिखाऊंगा अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तब दिखाऊंगा कि एंट्री नंबर 46 में लिखा हुआ है स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर, इनकम टैक्स वाले नहीं लगा सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले नहीं लगा सकते। वैसे लगाती स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाती। भाई देखो, हमारे देश में किसानों की वैसे ही बड़ी बुरी हालत है, बड़ी दुर्दशा चल रही है। और वो किसान आंदोलन तो आप जानते ही जो हुआ था, किसान आंदोलन जो चला था, यस और नो, तो वो तो आपको पता ही है। तो बताओ सर, सरकार पहले ही, हमारे किसान पहले ही परेशान है, उनको टैक्स लगाकर और परेशान करना है क्या? नहीं करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स की पावर ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती भी नहीं है। ओके सर, तो अब हमारे को एंट्री नंबर 82 हो गई क्लियर। तो जल्दी बोलो, इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाता है? सर इनकम टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बिल्कुल क्लियर। दूसरी एक है एंट्री नंबर 83 कस्टम, ये अलग टैक्स है। भाई कितने टैक्स होते हैं? और बहुत सारे टैक्स आएंगे, एक एक करके आज सारे टैक्स की बात करने वाला हूं आपके साथ। आ जाओ, अब मैं आपको बताता हूं कस्टम क्या होता है। सिर्फ देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये मेरा इंडिया, ये हमारा इंडिया है। थोड़ा सा शेप इसकी हो सकता है गलत हो गई हो सकता है मैंने पाकिस्तान को अपने अंदर ले लिया हो अच्छा वो चलो जो भी है छोड़ो, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, भारत। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में कोई सामान खरीद के लाते हैं तो इसे इंपोर्ट कहते हैं। और इंडिया में जो आप लेके आएंगे गुड्स को, तो इन गुड्स के ऊपर आपको देनी पड़ती है इंपोर्ट ड्यूटी। ड्यूटी भी एक टैक्स होता है सर, ड्यूटी भी एक टैक्स ही होता है। या फिर अगर इंडिया में कोई गुड्स आपके पास है और आप इसे फॉरेन कंट्री में भेजते हो तो इसे कहते हैं एक्सपोर्ट। इंडिया में लाए तो इंपोर्ट, फॉरेन कंट्री में भेजा तो एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगती है इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी कि टैक्स लगता है। तो ये टैक्स किसको जाएगा? ये टैक्स किसको जाएगा बताइए, सेंटर को या स्टेट को? बताओ। केजरीवाल जी बोलेंगे अरे इंपोर्ट से पैसा आया है, मेरा है। या मोदी जी बोलेंगे ये पैसा मेरा है, ये तो इंपोर्ट से आया है या एक्सपोर्ट से आया है। सर देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कस्टम ड्यूटी एक इंटरनेशनल लॉ है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरी कंट्री से डील कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल लॉ है। आपको लगता है ये लॉ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इसके ऊपर जो लॉ बनाएगी वो पार्लियामेंट बनाएगी और इसका जो देखभाल करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और ऐसी बात इन्होंने यूनियन लिस्ट में लिख दी है, एंट्री नंबर 83। यस सर, 2 मैंने करवा दी एंट्री नंबर 83। और एक बात और सुनना, आपको पूछे ना टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाता है, बोले जरा थपा टैक्स क्या होता है, नाम बता कौन सा टैक्स। इनकम टैक्स बोल, फिर बताता हूं कौन सी गवर्नमेंट जाता है। कस्टम बोल, अच्छा इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ना कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंबाइंड कहते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों। तो कोई बोला ना टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाता है, तो बोलना भाई पहले बता कौन सा टैक्स पूछ रहा है। बहुत सारे टैक्सेस हैं, अलग अलग गवर्नमेंट को जाते हैं, ऐसे नहीं होता टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाता है। हाँ अब समझ में आ गया सर मेरे को। आगे बताओ सर। ये देखो 2 बता दिए मैंने आपको, इनकम टैक्स बता दिया, कस्टम बता दिया। नेक्स्ट बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टैक्स कौन सा है, फिर दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए सर, अगर आप इंडिया में, ये मेरा इंडिया, जब भी इंडिया आया गाना चलेगा, ध्यान सुन लेना। जब भी आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जब भी आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है एक्साइज ड्यूटी। ओके ध्यान सुनना, जब भी आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी। और मैं बता दूं इस ड्यूटी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को बेचते भी हो या नहीं बेचते हो, ये कोई मतलब नहीं है। आपने बनाया है, ये काफी है टैक्स लगाने के लिए।
आपने बनाया है, ये काफी है टैक्स लगाने के लिए। बेचोगे तो फिर बाद में देखेंगे, कोई और टैक्स भी लगा लेंगे। जब तक बनाया है, पहले बनाए हुए अमाउंट पर टैक्स सुन लो। बनाए हुए अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम है एक्साइज ड्यूटी। अब ये टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? नाउ एक्साइज ड्यूटी विच गवर्नमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। एक्साइज ड्यूटी विच गवर्नमेंट, ये पहला क्वेश्चन आ गया। अब सुनो, जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग पर पता लग गया, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको एक एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो मोदी जी बोले ये ड्यूटी हम लेंगे, ये ड्यूटी हम लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट बोले अरे हटो, ये ड्यूटी हम लेंगे, ये ड्यूटी हम लेंगे। केजरीवाल बोले ये हमारा है, देखो तुम इनकम टैक्स भी ले गए, तुम कस्टम भी ले गए, अब हमें ये दे दो। अंबेडकर जी ने कहा रुको रुको बच्चों, मुझे मालूम था तुम इसी तरह लड़ोगे, इसीलिए मुझे संविधान में ये लिखना पड़ रहा है कि कौन सा टैक्स किसको जाएगा। सुनो, देखिए मैन्युफैक्चरिंग करने पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, लेकिन क्या मैन्युफैक्चरिंग करने पर? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी आपको इंडिया में देनी पड़ेगी। लेकिन कौन सी गवर्नमेंट को ये इशू था? अंबेडकर जी ने कहा अच्छा एक काम करो यार, गुड्स को बांट लेते हैं। कुछ गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग करने पर स्टेट गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी जाएगी, कुछ गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग करने पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी जाएगी। ऐसे बांट ले, आप खुश हो? केजरीवाल बोला ठीक है, मोदी जी बोले ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। ओके ठीक है। केजरीवाल जी ने कहा हमें ना 3 गुड्स दे दो, ओनली 3, हमें 3 गुड्स दे दो, ओनली 3, इनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी आएगी वो हमें दे दो, बाकी सारी मोदी जी को दे दो। मोदी जी बोले वाह, मजा आ गया, सिर्फ 3 गुड्स के ऊपर लेंगे स्टेट वाले। अरे पागल है, सारी गुड्स हमारी, इतनी सारी गुड्स, ये सब पर एक्साइज ड्यूटी हमारी। केजरीवाल ने बोला हाँ हमें सिर्फ 3 गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी दो, बाकी सारी मोदी जी को दे दो टैक्स। तो अंबेडकर जी ने मोदी जी से पूछा हाँ भाई मंजूर है, करूं बात? मोदी जी बोले अरे ले लो 3 गुड्स ना, देखो 3 से ज्यादा मत मांगना। बोले नहीं 3, बोले ले लो। अंबेडकर जी ने बोला हाँ जी स्टेट गवर्नमेंट जी आप बताइए आपको 3 गुड्स कौन कौन सी चाहिए जिसके ऊपर ड्यूटी आपको चाहिए? बोला नंबर 1 हमें चाहिए लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लीकर का मतलब शराब। शराब वो जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, यानी कि जो ठेकों पे मिलती है। अच्छा इंडिया में ऐसे ही बोलते हैं ना, ठेकों पे मिलती है, वो बियर, विस्की, वाइन, रम, वोडका, जिन, तकीला। अरे मुझे ये सारे नाम मैंने याद किए भाई आप लोगों को समझाने के लिए, मेरा इस चीज से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। ये सब मैंने याद किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ऐसे मत सोचना कि मैं ये गंदी गंदी चीजें पीता हूं, ना 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 ना, कभी नहीं। छी, कैसी बातें कर रहे हो? लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर हमें दे दो। मोदी जी के होश उड़ गए, बोला 3 गुड्स में से एक तूने लीकर मांग ली, लीकर से तो पैसा आता सबसे ज्यादा। अरविंद केजरीवाल ने देखो अब आप बदलोगे नहीं, आपने कहा था 3 गुड्स हमारी, हमें लीकर पर टैक्स दे दो, हमें लीकर पर दो। मोदी जी बोले अरे यार ये तो कुछ ऐसे मांग गया जैसे पांडवों ने महाभारत में कृष्ण भगवान को मांग लिया था। सब कुछ तो ले गया, अब रह क्या गया लीकर के बाद हमारे पास? लीकर से ही तो पैसा आना था, हमने तो सोचा ही नहीं ये लीकर मांग लेगा। बताओ इसने लीकर मांग ली। अंबेडकर जी ने कहा मोदी जी देखो अब आप ऐसे नहीं बोलोगे, इन्होंने लीकर बोली, अब इनको लीकर के ऊपर जो टैक्स आएगा वो इनका है, सीधी सी बात है। मोदी जी ने कहा अच्छा लेकिन बात सुन लो भाई, वो जो लीकर है ना वो लीकर की तरह पी जाती है तो पैसा आपका, लेकिन उस लीकर का इस्तेमाल अगर पीने के लिए नहीं किसी और चीज में होता है तो फिर हमारा। बोले मतलब? बोले लीकर का इस्तेमाल तो मेडिसिन में भी होता है, लीकर का इस्तेमाल तो कफ सिरप में भी होता है, उसमें नहीं देंगे आपको। तो केजरीवाल जी ने कहा जी मैंने सिर्फ लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ही लिखा है। तो सर अगर आप मेडिसिन में लीकर जो यूज होती है जैसे बेनिड्रियल, कफ सिरप या जो भी मेडिसिन के अंदर लीकर यूज होते हैं उसके ऊपर यहां कवर नहीं किया हो। ये सिर्फ और सिर्फ वो कह रहा है जो ठेकों पे मिलती है, शराब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शराब, तो ये वो वाले लीकर की बात कर रहा है। इवन आपने देखा एक आफ्टर शेव होता है डेनिम, यूट्यूब पर डालना आफ्टर शेव एड, देखना मैं दिखाऊंगा नहीं, आप देखना, एक हाथ यहां से भी आता है। एक बार आप देखना यूट्यूब पे डाल के आफ्टर शेव का एड आता है डेनिम का। तो आफ्टर शेव जो था ना ठंडा लगता है, उसमें भी लीकर होती है सर, उसके अंदर भी लीकर होती है, उसकी बात नहीं कर रहा है केजरीवाल। केजरीवाल को लीकर वो मिलेगी, उस लीकर पर टैक्स मिलेगा जो ठेकों पे मिलती है। ठेकों पे कौन सी मिलती है? शराब मिलती है, शराब जिसका नाम होता है शराब। यस और नो? सर मैं बताऊं
अरविंद केजरीवाल ने जान मांग ली। आप यकीन मानो, लीकर एक रिसेशन फ्री प्रोडक्ट है। रिसेशन कितना भी आ जाए, लीकर की डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ता भाई साहब। खुशी वाले भी यही होते हैं, गम वाले भी यही होते हैं, एग्जाम में पास वाले भी होते हैं, फेल वाले भी होते हैं। सर्दियों में भीड़ लगी होती है, गर्मियों में बियर के लिए भीड़ लगी होती है। कैसे ऐसी बातें कर रहा हूं मैं, खैर छोड़ो। गर्मियों में भीड़, सर्दियों में भीड़, फेल वालों की भीड़, पास वालों की भीड़, भाई साहब बर्थडे पे भीड़, अरे एनिवर्सरी पे भीड़। मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा भीड़ यही होती है। तो भाई सबसे ज्यादा ड्यूटी कमाने वाला प्रोडक्ट तो ले गया अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने बोला अभी 2 बचे हुए हैं, ऐसे नहीं। मोदी जी ने बोला बोलो। सर दूसरा उन्होंने मांगा ओपीएम। ओपीएम मतलब होता है अफीम। राजस्थान में ना अफीम की खेती होती है। तो मैं लीगल की बात कर रहा हूं, जहां तक लीगल है। अफीम की खेती होती है, तो उस खेती के ऊपर, क्योंकि आपने खेती की है, खेती का मतलब प्रोडक्शन होता है, तो बेसिकली ये टैक्स ना मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन दोनों पे लगता है। एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन पे भी लगती है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगती है। तो अफीम की खेती पर भी जो पैसा आएगा ड्यूटी का, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का। तीसरा नैरकोटिक्स, चरस, गांजा, हीरोइन, वो वाली नहीं जो आप फिल्मों में देखते हो, ये दूसरी हीरोइन होती है। चरस, गांजा, हीरोइन, ये सब पे जो पैसा आएगा वो भी स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हाँ, मोदी जी बोला हाँ, अब हमारे लिए क्या रह गया? पंखे मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, हमें मिलेगा। चेयर मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, हमें मिलेगा। और क्या, यही सब तो रह गया, असली माल तो ले गए स्टेट वाले। अरविंद केजरीवाल ने कहा जी नहीं नहीं, एक हमने अभी भी छोड़ दिया आपके लिए, जो बहुत पैसा कमा के देगा सेंटर को। मोदी जी ने कहा कौन सा रहेगा? टबैको। हमने सिगरेट पे नहीं मांगा, हमने सिगार पे नहीं मांगा, हमने रजनीगंधा पान मसाला पे नहीं मांगा, हमने चैनी खैनी चैन से मजालो पे नहीं मांगा, इन पे नहीं मांगा अभी हमने, ये आपको दिए। टबैको एंड अदर गुड्स, टबैको एंड अदर गुड्स के ऊपर जो ड्यूटी आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो देख लो सर, ये जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसके ऊपर जो ड्यूटी आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, और इनके ऊपर जो ड्यूटी आएगी वो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। सर एक स्टूडेंट क्लास में कहता फेस टू फेस में, अच्छा आपको मैंने बताया फेस टू फेस तो बैच चलते ही हमारे, अभी तो कोरोना की वजह से नहीं चल रहा है। खैर फेस टू फेस में एक स्टूडेंट कहता सर एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ बेटा। कह रहा सिगरेट तो वैसे भी इधर आएगा। मैंने कैसे? कह रहा नशे वाली आइटम इधर है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सिगरेट में कौन सा नशा होता है? मैंने कहा भाई तेरा लेवल बढ़ गया, सिगरेट में भी नशा होता है, ऐसी बात नहीं है, तूने लेवल बढ़ा लिया अपना, तेरे को सिगरेट से नशा नहीं होता, वो अलग बात है। तो भाई सिगरेट में नशा होता है, ऐसा ऐसे रट्टा मत मारना, नशे वाली आइटम इधर, बिना नशे वाली आइटम इधर, ऐसे नहीं बोलना। सिर्फ 3 आइटम इधर, अदर देन 3 इधर, ऐसे याद करना है। और मैं एक बात बता दूं, मैंने जीएसटी शुरू नहीं किया। कभी सोचो सर एक्साइज ड्यूटी तो खत्म ही हो गया, मैंने कब जीएसटी शुरू किया? मैं तो टैक्स क्या होता है वो बता रहा हूं, और मैं बता दूं जो मैं बता रहा हूं ये पेपर में काम आएगा आपके आगे। एक्साइज ड्यूटी खत्म नहीं हुई है पूरी तरह से, अभी भी है। कुछ गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आज भी है। ये मत कह देना एक्साइज ड्यूटी खत्म ही होगी हमेशा के लिए, अभी बची हुई है। एक्साइज ड्यूटी से पूछ के देखो, वो एक ही बात कहते हैं, अभी हम जिंदा हैं। कौन सी फिल्म में था ये? याद आया? अभी हम जिंदा हैं, एक्साइज ड्यूटी वाले। तो भाई टबैको एंड अदर गुड्स जो है ना, वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा तो मैटर यूनियन लिस्ट में लिखना पड़ेगा, हाँ। और स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा तो मैटर स्टेट लिस्ट में लिखना पड़ेगा, हाँ। तो यूनियन लिस्ट में लिखा एंट्री नंबर 84 में, और इन 3 आइटम के लिए स्टेट लिस्ट में लिखा एंट्री नंबर 51 में। तो सर याद कर लो, 2 एंट्रियां मैंने एक साथ आपको करवा दी कि एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्स है वो कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा और कौन सी एंट्री में लिखा हुआ है। आइए सर ये बात आपको दिखाई जाए, वहीं ले चलता हूं। एंट्री नंबर 84 देख लो पहले। एंट्री नंबर 84 में लिखा हुआ है एक्साइज। तो कौन सा एक्साइज है? सर ये तो सेंट्रल एक्साइज है, हाँ ये सेंट्रल एक्साइज है। इसके बाद ये मत देखो, अब एक बार ये रहने दो, स्टेट लिस्ट में आ जाओ। स्टेट लिस्ट के अंदर 46 टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम मैंने बताया था आपको। एंट्री नंबर 51 यस, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ओपियम, ये यहां आप लिख लो एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, नैरकोटिक्स।
एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम एंड नैरकोटिक्स। ये जाएगा बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को, ये जाएगा बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को। ओके सर, ये भी हमें आ गया समझ। हाँ, तो मैंने बेटा कितने टैक्सेस की बात कर ली, बता सकते हो आप? बता देते हैं सर। सर आपने हमें बता दिया इनकम टैक्स के बारे में, आपने हमें बता दिया कस्टम लॉ के बारे में, आपने हमें बता दिया एक्साइज ड्यूटी के बारे में, और इसमें आपने दो बताए हैं, सेंट्रल लेवल पर एक्साइज ड्यूटी अलग होती है और स्टेट लेवल का एक्साइज ड्यूटी अलग सरकार को जाता है। देख लो सर, छोटा सा क्वेश्चन था, टैक्स टू विच गवर्नमेंट। आंसर इतना आसान नहीं था कि आप कोई एक गवर्नमेंट का नाम लेकर आंसर को खत्म कर दो। सुन लो मेरी बात, ठीक है सर। अब मैं अगले टैक्स की बात करने जा रहा हूं। देख लो, इंडिया में जो ढंग के टैक्सेस है सारी बात कर लूंगा आपके साथ। अगला टैक्स है हमारा सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स, वाओ, सेल्स टैक्स। सर सेल टैक्स ना दो पार्ट्स में डिवाइड है। सेल होती दो तरह की है, एक होती है इंट्रा स्टेट सेल, एक होती है इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं दिल्ली टू दिल्ली, दिल्ली टू दिल्ली, जो दिल्ली से दिल्ली में सेल होगी ना सर, उसे इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं, इंट्रा स्टेट सेल। एक होती है दिल्ली टू पंजाब, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। दो बातें याद रहेंगी, एक होती है इंट्रा स्टेट सेल, एक होती है इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल दिल्ली से दिल्ली, यूपी से यूपी, हरियाणा से हरियाणा, पंजाब से पंजाब। और इंटर स्टेट सेल होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होने वाली सेल को कहा जाता है इंटर स्टेट सेल। सिर्फ पहले मैं आपको बता दूं, सेल टैक्स का जो पैसा होता है, सेल टैक्स का सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ओ ये हुई बात, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। केजरीवाल जी, आहा, मोदी जी, ठीक है भाई, सुनिए मोदी जी, आपका सेल टैक्स में कोई हिस्सा नहीं है। सेल टैक्स का सारा पैसा स्टेट लेगी, सारा का सारा पैसा स्टेट को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को मिले, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिले, आदित्य योगीनाथ को, योगी आदित्यनाथ को मिले, या क्या नाम था उनका, अशोक गहलोत को मिले, वट एवर द चीफ मिनिस्टर, जो भी उनका है उनको जाएगा। आप नहीं बोलेंगे। मोदी जी ने बोला ठीक है हम नहीं बोलेंगे, हमारे पास इनकम टैक्स है, हमारे पास एक्साइज है, हमारे पास कस्टम है, तुम्हारे पास क्या है? स्टेट ने कहा हमारे पास मां है, मतलब सेल टैक्स है, हमारे पास सेल टैक्स है। ओके सर, देखिए इंट्रा होती है विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट, भूलना मत ये विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। ये होती है बिटवीन टू स्टेट, बिटवीन टू स्टेट। सर याद करवाऊं, ये बात याद करवाऊं बड़ा मजेदार तरीके से। सर देखो, इंटरनेशनल मैच सुना आपने? हाँ सर, इंटरनेशनल मैच सुना है। किसके बीच में होता है सर? दो नेशन के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मैच। बिल्कुल सही, दो नेशन के बीच में होने वाले मैच को हम कहते हैं इंटरनेशनल मैच। इंटरकास्ट मैरिज, दो कास्ट के बीच में होने वाली शादी को हम कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज। इंटरफेयर, अपनी लाइफ में दूसरों की दूसरों की लाइफ में हम करते हैं, उसे कहते हैं इंटरफेयर, है ना। अपनी लाइफ में कौन इंटरफेयर करता है? तो इंटरफेयर होता है। इसलिए इंटर का मतलब दो लोगों के बीच में होने वाला। ओके, अब सुनो सर, अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो जो टैक्स लगेगा उसका नाम होगा वैट। पहले इसका नाम लोकल सेल टैक्स था, एलएसटी था, लेकिन अभी इसका नाम वैट है, तो इसे कहते हैं वैट। लेकिन एक स्टेट से दो स्टेट में लगेगा दूसरे, इसका नाम है सीएसटी, यानी कि सेंट्रल सेल टैक्स। पहले नाम सुन लो, एक ही स्टेट के बीच में होने वाली सेल को वैट कहते हैं, दो स्टेट के बीच में होने वाली सेल को सीएसटी कहते हैं, यानी कि सेंट्रल सेल टैक्स कहते हैं। स्टूडेंट कहता है जी वैट की कोई इशू नहीं है, वैल्यू एडिशन टैक्स। वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिशन टैक्स। सीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सेल्स टैक्स। बोलो सर कोई इशू नहीं है, एक छोटा सा इशू है, वो क्लियर कर दो। मैंने कहा बोलो। सेंट्रल क्यों लिखा है? इससे तो ऐसे लगता है ये टैक्स सेंट्रल को जाएगा, ये वाला सेल टैक्स सेंट्रल को जाएगा, यही मतलब है ना। मैंने कहा अच्छा, ये पढ़ लिया हिंदी में तूने?
ये क्या लिखा मैंने, सेल टैक्स का सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, सेल टैक्स का सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। मोदी जी चुप हैं। तो सर बोला ऐसा क्यों लिखा है सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स क्यों लिखा है, सेंट्रल को जाएगा तभी तो सेंट्रल लिखा होगा। मैंने कहा नहीं, स्टेट को ही जाएगा। बोले स्टेट को ही जाएगा, मैंने कहा हाँ स्टेट को ही जाएगा। सुन लो आप लोग भी बड़े ध्यान से, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाते इस बात की कि सीएसटी का मतलब है पैसा सेल टैक्स का सेंटर को जाएगा, सेंटर को नहीं जाएगा, स्टेट को ही जाएगा। ये बात पहले से डिसाइडेड है, सेल टैक्स का पैसा सिर्फ स्टेट का है, सेंटर का नहीं है। देखो ये प्रॉब्लम क्यों आई, मैं आपको समझाता हूं। सिर्फ मान लीजिए दिल्ली से दिल्ली में सेल हुई, प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, सेलर भी दिल्ली का, बायर भी दिल्ली का, बेचने वाला दिल्ली का, कमाने वाला दिल्ली का, पैसा देने वाला सब कुछ दिल्ली का है। तो भाई दिल्ली में टैक्स जाने में दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स चला जाएगा दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जब सेल हुई ना दिल्ली से पंजाब, तब बड़ी दिक्कत हो गई। दिल्ली वाले कहते पैसा हमारा है, सेल दिल्ली वाले ने करी है। पंजाब वाले कहते पैसा हमारा है, हमने खरीदा है, टैक्स हमारा बनेगा, हमने खर्चा किया है, हमने पैसे उड़ाए हैं, हमने गुड्स को कंज्यूम किया है, पैसा हमारा है। आपको पता है, अब देखो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। कहां लिखा है पैसा, कौन सी स्टेट का है? ये लिखा है कि इंटर स्टेट सेल में भी पैसा स्टेट का होगा, लेकिन कौन सी स्टेट का? उसे पता है, ये तो दिल्ली वाला है ना, दिल्ली वाला बंदा, ये जो पंजाब वाला बंदा है, इन दोनों की मीटिंग ना एमपी में हुई थी। इन दोनों की इस सेल से रिलेटेड मीटिंग जो है वो एमपी में हुई थी, एमपी में। और एमपी में मीटिंग हुई थी, वहां सेल डन हुई थी, वहां जाके सेल डन हुई थी। बाद में दिल्ली वाले ने अपने यहां से भेज दिया पंजाब वाले को। एमपी वाला कहता पैसा हमारा है, ये बातचीत तो हमारे स्टेट में हुई थी, ये बातचीत तो हमारी स्टेट में हुई थी, पैसा हमारा है। और जब दिल्ली से पंजाब सामान गया ना सर, गुड़गांव होके गया, गुड़गांव होके गया, गुड़गांव वाले कहते पैसा हमारा है, सामान तो हमारे यहां से निकला था। बताओ, एक टैक्स है जिसके ऊपर सारी स्टेट लपक रही है, ये टैक्स मेरा, ये टैक्स मेरा। अच्छा सेंटर मोदी साइड में खड़ा है, मोदी जी साइड में खड़े, वो कह हम नहीं बोलेंगे जी कुछ, हमारा पैसा नहीं है, हम चुप है। लेकिन स्टेट लोग आप ही निपटो फिर। अब सारी स्टेट लड़ पड़ी, दिल्ली वाले पैसा हमारा, पंजाब वाले पैसा हमारा, एमपी वाले हमारा, गुड़गांव वाले हमारा, ये पैसा हमारा है। अब मोदी जी बीच में आ गए, बोले चुप, आवाज नीचे, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। बोले देखो मोदी जी, आप बीच में आते हो आ जाओ, लेकिन पैसा आपका। बोले हम नहीं लेंगे पैसा, सेल टैक्स है तुम्हारा है, तुम ही रखना। लेकिन तुम लोग जिस तरीके से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, ऐसे में कुछ फैसला हो पाएगा? इसके ऊपर लॉ बनेगा, और वो लॉ हम बनाएंगे, सारी स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। टैक्स एक को ही जाएगा, टेंशन मत लो, टैक्स एक को ही जाएगा, मैं बोल रहा हूं। लेकिन कौन सी स्टेट को जाएगा वो मैं डिसाइड करूंगा। तो मोदी जी ने बोला कि इस मैटर को हम यूनियन लिस्ट में लिखेंगे, यूनियन लिस्ट में लिखेंगे। एंट्री नंबर 92A में लिखा, और इन्होंने इसके ऊपर लॉ भी बनाया पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट ने बनाया लो, पार्लियामेंट ने। लेकिन सर उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो पावर है लेवी करने की और कलेक्ट करने की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी गई, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, ये तो अब मोदी जी ही डिसाइड करेंगे, यस और नो। हाँ वो करें हम लेंगे नहीं टैक्स, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा ये हम डिसाइड करेंगे। तो देखो उन्होंने कौन सी गवर्नमेंट को डिसाइड किया। उन्होंने बोला देखो जी, ये है सेलर, सेलर खुश है, सेलर है दिल्ली का। ये है बायर, बायर है पंजाब का। सुनना 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 मेरी बात, ओ मेरे मुन्ना मेरी बात सुनना। ये दिल्ली का, ये पंजाब का। यहां हमारे पास है दिल्ली गवर्नमेंट, यहां हमारे पास है पंजाब गवर्नमेंट। यहां से सामान गया, ऑब्वियसली इसने सेल की होगी, इसने पैसे दिए होंगे। जब इसने पैसे दिए होंगे तो इसने वैल्यू भी ली होगी अपनी, वैल्यू का मतलब जितने का सामान था, प्लस इसने सेल टैक्स भी लिया होगा, बिल्कुल सेल टैक्स भी लिया होगा। तो राइट नाउ देखा जाए तो ये पैसा दिल्ली वाले के पास है। हाँ, लेकिन ये कौन सी स्टेट को जाएगा? पंजाब वाले कह रहे हैं सर ये हमारी स्टेट को जाएगा। देखिए हम कंज्यूमर हैं, हमने गुड्स को कंज्यूम्ड किया है, और वैसे भी आप लोग कहते रहते हो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, तो उसके हिसाब से तो ये पंजाब गवर्नमेंट को ही जाएगा। डेस्टिनेशन मतलब हमारे यहां डेस्टिनेशन कंज्यूम्ड हो रहा है, हमारे स्टेट में सामान को खर्च किया जा रहा है, तो गुड्स हमारी स्टेट में कंज्यूम हुई है, पैसा हमारी स्टेट को मिलना चाहिए। क्वेश्चन ये आया कि ये दिल्ली वाला पंजाब को पैसे देगा कैसे? देना भी चाहे तो देगा कैसे? मजबूरी देखो, मजबूरी देखो इसकी, जाएगा कैसे? जब ये दिल्ली में जाएगा
पंजाब में जाएगा कि सर मैं आपका पैसा देने आया हूं, पंजाब गवर्नमेंट कहेगी तू कौन है? बोलेगा मैं दिल्ली से आया हूं। बोले तू है कौन? बोला मैं दिल्ली से रामलाल। बोले रामलाल क्या होता है? हम लोगों को रजिस्ट्रेशन से पहचानते हैं, हम लोगों को तभी जान पाते हैं जब वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताते हैं। तेरा नंबर बता रजिस्ट्रेशन। बोला सर मैं तो दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, मैं पंजाब में थोड़ी ना रजिस्टर्ड हूं, मैं तो दिल्ली का व्यापारी हूं, मैं रजिस्टर्ड इन दिल्ली हूं, मैं तो टैक्स देने आया हूं पंजाब में, क्योंकि तुम्हारे यहां से किसी ने खरीदा था तो गुड्स आपके यहां कंज्यूम हुई थी, मैं तो आपके यहां टैक्स देने आया हूं। बोले पहले रजिस्ट्रेशन करवा फिर लेंगे टैक्स। बिना रजिस्टर्ड कैसे टैक्स ले ले? दिल्ली वाला बोला दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं दिल्ली में, मैं पंजाब में रजिस्ट्रेशन कराऊं, कल को मेरे पास एमपी से बाहर आएगा, मैं एमपी में टैक्स देने जाऊंगा, मैं एमपी में रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, कल से मेरे को हरियाणा का आएगा, मैं हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतनी सारी यूटी है, मैं सब में सामान बेचता हूं, मैं सब में रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, पागल नहीं हो जाऊंगा? पार्लियामेंट ने कहा इसकी बात सही है, दिल्ली वाला टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट को देगा। यानी कि सप्लायर जो है, बेचने वाला जो टैक्स है, जो बंदा बेच रहा है वो अपनी ही गवर्नमेंट को देगा। इसे कहते हैं ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल। ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल, ये सर ओरिजिन बेस्ड टैक्स हो गया, ओरिजिन प्रिंसिपल कहते हैं इसको, ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स हो गया, ओरिजिन बेस्ड टैक्स हो गया। मतलब जिस स्टेट में सामान चला है, जिस स्टेट से सामान चलेगा उस स्टेट को टैक्स जाएगा, ना कि उस स्टेट को जिसमें कंज्यूम्ड किया जाता है। आपको पता है जीएसटी जो आ गया है नया, हम पढ़ेंगे आज ही क्लास में, तो शायद हम नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। जो जीएसटी है ना वो ओरिजिन बेस नहीं है, वो डेस्टिनेशन बेस है। वो उस स्टेट, अगर यही ट्रांजैक्शन आप जीएसटी में पूछोगे, मैं बोलूंगा पंजाब गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। आप बोलोगे अच्छा सर अब कैसे रजिस्ट्रेशन करवा लेगा वो मैं बताऊंगा। उन्होंने नया तरीका बना दिया है, उन्होंने नया तरीका ढूंढ लिया इसका, वो मैं बताऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो। लेकिन देखो सर इस टाइम तो पॉसिबल नहीं था, इस टाइम तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था ये वाली पॉसिबिलिटी कि वो जाए और पंजाब में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए और वहां टैक्स दे, ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, मजबूरी में ऐसा करना पड़ा कि जो सीएसटी है, जो ये टैक्स लेगा ना सेल टैक्स, ये सीएसटी होगा। सीएसटी का पैसा उसी स्टेट को जाएगा जहां से गुड्स चली है, यानी कि सप्लायर की जेब में, यानी कि सेलर की जेब में, सेलर की गवर्नमेंट की जेब में। ओरिजिन बेस्ड टैक्स कहा जाता है इसको। प्लीज टेल मी, आपको पता लगा कि लॉ पार्लियामेंट ने क्यों बनाया? क्योंकि एक ही टैक्स के ऊपर बहुत सारी स्टेट लपक रही थी, झपक रही थी, हम लपक लेंगे टैक्स को। पार्लियामेंट ने बोला हम बताएंगे टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेगी, ओरिजिन बेस वाली लेगी। तो सर ये था, देखो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को ही मिला है, पैसा स्टेट गवर्नमेंट को ही मिला है, बता रहा हूं आपको। हाँ जी तो सर जल्दी जल्दी बोलो, वैट जो है वो किसको जाएगा? सर वो स्टेट को जाएगा। और सीएसटी किसको जाएगा? सर वो भी स्टेट को ही जाएगा। लेकिन ये लिखा कहां हुआ है? सर ये लिखा हुआ है एंट्री नंबर 54 ऑफ स्टेट लिस्ट। एंट्री नंबर 54 ऑफ स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है सीएसटी का पैसा सेंटर को नहीं जाएगा, जाएगा तो स्टेट को। लेकिन इसका लॉ किसने बनाया है? सर इसका लॉ सेंटर ने बनाया है। एंट्री नंबर 92A ऑफ यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 92A ऑफ यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। आइए सर मैं दिखा देता हूं आपको। एंट्री नंबर 92A CST, और यहां पर लिखा हुआ है आपका एंट्री नंबर 54 वैट। ये मत पढ़ना भी, एंट्री नंबर 54 वैट। ओके डन डन, क्लियर होगा पॉइंट? यस सर क्लियर है वाला पॉइंट। बहुत डिटेल में डिस्कस किया, मैं सच बोल रहा हूं, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस अ लॉट इन डिटेल। वेट, दोबारा एक बात, छोटी सी रिवीजन बताओ, इनकम टैक्स का पैसा किसको जाएगा? सर सेंटर को। कस्टम का पैसा किसको जाएगा? सर सेंटर को। एक्साइज का पैसा किसको जाएगा? सर 3 गुड्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को, रेस्ट ऑफ द गुड्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही जवाब। सेल टैक्स का पैसा किसको जाएगा? सेल टैक्स का पैसा सर वैट वाला पैसा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, और सीएसटी वाला भी जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। हाँ, ये कहां लिखा हुआ है? सर ये एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। ये कहां लिखा है? एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट में। ये कहां लिखा है? ये एंट्री नंबर 51 ऑफ
51 ऑफ स्टेट लिस्ट में लिखा है। ये कहां लिखा है? ये एंट्री नंबर 84 ऑफ यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। ये कहां लिखा है? ये एंट्री नंबर 54 ऑफ स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है। ये कहां लिखा हुआ है? ये एंट्री नंबर 92A ऑफ यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। सर ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी आपको, यही एक तरीका है और कोई तरीका भी नहीं है। सो आई होप इट इज क्लियर। यस सर क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक और टैक्स बचा है जो आज के दिन पूरी तरह खत्म हो गया। यस मैं कह सकता हूं एक टैक्स बचा जो पूरी तरह खत्म हो गया, और वो है सर्विस टैक्स। लेकिन बात तो जरूर करूंगा, टैक्स की बात चलिए तो सारी बात करूंगा। सर्विस टैक्स आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक सर्विस टैक्स था, एक हसीना थी, सॉरी एक सर्विस टैक्स था, एक सर्विस टैक्स था जो यूनियन लिस्ट में लिखा था। ये एंट्री नंबर 92C से आया था, लेकिन ये गवर्न हुआ था एंट्री नंबर 97 से। 97 क्या है? एंट्री नंबर 97 जो है ना, वो एक रेजुडरी एंट्री है, यानी कि बची हुई एंट्री है। कोई नया लॉ बनाना हो तो एंट्री नंबर 97 में डालकर बनाया जा सकता है। ऐसा सेंटर के पास पावर है। पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकती है, सेंटर चाहे तो लॉ बनवा सकती है पार्लियामेंट से, और 97 में उसको ला सकती है। तो एंट्री नंबर 92C से लेके आए थे, लेकिन 97 में चला था। सर्विस टैक्स था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था। सिंपल, मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि बात करने का फायदा नहीं है। इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज, CST, ये रहा सर्विस टैक्स। और 97 रेजिडरी एंट्री थी, लेकिन सर्विस टैक्स इसके अंदर ऑपरेट हुआ था। 46 में एग्रीकल्चरल इनकम थी। 51 में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, नैरकोटिक्स। 52 सर पहले जमाने में ना एक एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरिया था, यानी कि एंट्री टैक्स था। ये एंट्री टैक्स ये भी स्टेट गवर्नमेंट का था। 52 नंबर एंट्री में लिखा होता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 54 में लिखा है वैट। ओके सर, तो इन टैक्सेस के ऊपर पावर सेंटर के पास, इन टैक्सेस के ऊपर पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास। डन हो गया यहां तक? यस सर यहां तक डन हो गया। अब आ जाओ कॉन्करेंट लिस्ट में। हाँ जी, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आएगा? कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी मैटर है ना, उसके ऊपर पावर है बोथ द गवर्नमेंट। ओ बोथ द गवर्नमेंट, अच्छा तो जीएसटी यहीं से आया होगा। देखो सर मैंने इतने सारे टैक्स के नाम लिए, मैंने अभी जीएसटी का नाम ही नहीं लिया। अभी मैंने जीएसटी का नाम नहीं लिया। देख लो आप, देख लो इन दोनों में जीएसटी नहीं है। तो जीएसटी यहां से आया? नो सर, जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट से भी नहीं आया। जीएसटी कहां से आया? ये बात आगे आएगी, अभी नहीं आएगी, आगे फ्यूचर में आएगी और मैं समझाऊंगा, आपको समझाऊंगा। वो एक आर्टिकल से आया है, आर्टिकल 246 कैपिटल ए। लेकिन अभी आप इसको फोकस मत करो, मैं इसे बहुत डिटेल में कराऊंगा। जीएसटी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, वो कहानी सुनाऊंगा, तब समझ में आएगा। हाँ, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट बनाई है जहां दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर स्टेट मिलकर लॉ बना सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, टैक्स के नाम का कोई भी लॉ इसके अंदर नहीं है, कोई भी टैक्स इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर है मैरिज पे लॉ, डाइवोर्स पे लॉ, या एजुकेशन पे लॉ। अच्छा, एजुकेशन का एग्जांपल दे देता हूं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली स्कूल एजुकेशन बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आपने नाम सुने होंगे। आपके यूपी बोर्ड अलग है, सीबीएसई बोर्ड अलग है, सेंटर वालों का अलग है, स्टेट वालों का अलग है, अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग स्टेट और सेंटर का अलग अलग बोर्ड है। तो एजुकेशन का लॉ जो है वो यहां आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। लेकिन ये हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे काम के टैक्सेस है और टैक्सेस इनमें आते ही नहीं है। ओके सर, तो सर मैंने आपको फाइनली क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा। लेकिन मैं आपको एक टेबल बना के दूं, टेबल मस्त वाली, सुनो। बोलो इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? सर इनकम टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। एक्साइज ड्यूटी कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? सर लीकर, ओपियम, नैरकोटिक्स के ऊपर जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, और बाकी ये जाएगा एंट्री नंबर 51 ऑफ द स्टेट लिस्ट। और अगर अदर गुड्स है, टबैको एंड अदर गुड्स, वो लीकर के साथ ओपियम एंड नैरकोटिक्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है। टबैको वगैरह पे जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये लिखा हुआ है एंट्री नंबर 84 ऑफ द यूनियन लिस्ट। कस्टम, कस्टम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा, एंट्री नंबर 83। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, एंट्री नंबर 92C एंड 97। वैट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, एंट्री नंबर 54 ऑफ द स्टेट लिस्ट। सीएसटी ये भी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ये याद रखना, लेकिन एंट्री नंबर है 92A ऑफ यूनियन लिस्ट। जीएसटी
अरे जीएसटी तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक। हाँ, लेकिन मैंने लिखा हुआ है यहां पे, तो आप चाहो तो एक बार नोट कर लो, कहानी बाद में सुनाऊंगा। जीएसटी दो तरह का होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर दोनों गवर्नमेंट लगाएंगी, और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 246 कैपिटल A1, ठीक है। और एक लिखा हुआ है इंटर स्टेट सप्लाई, इस पे लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 246 कैपिटल A2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भाई आपको सिर्फ ये याद करने लास्ट वाली 2 पॉइंट, क्योंकि ये आपको समझ आएंगी जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जीएसटी को लेकर बात करूंगा। अभी बात नहीं की मैंने जीएसटी को लेकर, अभी मैंने सिर्फ पुराने टैक्सेस को लेकर बात करी है। तो सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा राइट नाउ कि मैंने क्वेश्चन शुरू किया था कि व्हाट इज टैक्स, एंड आपने बोला था इट्स ए कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, मैंने बोला था विच गवर्नमेंट। तो सर 40 से 50 मिनट लग गए ये डिसाइड करने में टैक्स टू विच गवर्नमेंट। अब इससे ज्यादा इनडेप्थ क्या करवाऊं, इससे ज्यादा इनडेप्थ प्रोविजंस क्या करवाऊं, और यकीन मानो एक एक कंसेप्ट को हम खोल के रख देंगे। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, सर जीएसटी के ऊपर आपकी एक्सपर्टाइज होना मैंडेटरी है, गारंटी है। मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा सर आपके साथ, एक एक सारा दिन बैठ के एनालिसिस करता हूं सर, मैक्सिमम चार्ट बनाता हूं कि आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगे और समझ पाओ कंसेप्ट के साथ। ओके सर, तो आज ही क्लास में मैंने आपको करवा दिया व्हाट इज टैक्स। व्हाट इज टैक्स को हमने कंप्लीट किया है, यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया सर। अब सर अगला क्वेश्चन पता क्या है, टैक्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, और उन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। लेकिन इसे हम आज की क्लास में नहीं करेंगे। आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आज हम टैक्स क्या होता है यहीं तक करके छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। अगली क्लास जब हम शुरू करेंगे तो फिर वहां करेंगे व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट में कौन कौन आता है, और फिर उनकी आगे एक्सप्लेनेशन, राइट। तो आज ही क्लास के लिए यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।